हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 जो कि है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। यानी कि हमारे जो आसपास के मटेरियल्स हैं उन्हें ग्रुप्स में शॉर्टिंग करना यानी कि बांटना। अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि हमारा जो फूड है और हमारे जो क्लोथ्स हैं इनकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती है। अब इसके अलावा हमें और भी जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी भी वैरायटीज़ होती है, जैसे हमारा बुक्स है, कॉपी है, हमारा टेबल, चेयर, क्लोथ, ये सारी चीज़ों की वैरायटी हमें देखने को मिलती है। अभी जो जितने ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं वो उनके अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग कलर होता है, अलग अलग उनकी यूजेस होती है। उनके फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी यूजेस क्या क्या है। अभी हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखनी है और डिसाइड करना है कि जो राउंड चीज़ें हैं हम उसे कलेक्ट करेंगे। राउंड यानी कि सर्कल। अभी सर्कल शेप की जो चीज़ें हैं हम उसे कलेक्ट करेंगे तो हम उसमें रबर बॉल ले सकते हैं, फुटबॉल ले सकते हैं, ग्लास मार्बल्स जो कि कंचे होते हैं उन्हें ले सकते हैं। अभी इसमें हम वैसी चीज़ें इंक्लूड भी कर सकते हैं जो लगभग गोल हो, यानी कि हमारे कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, या फिर कोई घड़ा जो कि मिट्टी का बना हुआ घड़ा होता है। अभी हम सपोज़ करते हैं कि हम वैसी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं जो एडिबल हो, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा। हमारे जो फूड चैप्टर था हमारा, उसमें टेबल 1.1 था, 1.2 था, 1.3 था। तो इन सारी टेबल्स में हमने लिखा था वैसी चीज़ों को जो कि एडिबल है, वैसी चीज़ों का लिस्ट हमने तैयार किया था। अभी हम उनमें से भी चीज़ें ले सकते हैं अपना एक नया लिस्ट तैयार करने के लिए। किस लिए? इस चैप्टर के ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो हम उसमें से भी कुछ खाने की ऐसी चीज़ें होंगी जो राउंड शेप की हो, जैसे लेमन हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना है कि हमें इन्हें ग्रुप्स में बांटना है। अभी हम इन्हें ग्रुप्स में बांटने के बाद एक और ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि ये चीज़ें क्या काय की बनी हुई है। यानी कि अगर ये प्लास्टिक की बनी हुई है तो हम प्लास्टिक की चीज़ों को अलग ग्रुप देंगे और हम वुडन चीज़ों को अलग ग्रुप देंगे। अभी प्लास्टिक की चीज़ों में पाइप्स हो सकता है, टॉयज़ हो, प्लास्टिक टॉय हो गया, प्लास्टिक बकेट हो गया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी इसके आगे हम लोग को क्या करना है कि हमें ये बताया जा रहा है कि प्लास्टिक के अलावा और भी कई चीज़ों से हमारी ऑब्जेक्ट्स जो है वो बन सकती है, जैसे कि ग्लास है, मेटल है, वुड है, पेपर है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी है जो ऑब्जेक्ट्स बनाती हैं। हमारा बहुत सारा यहाँ पे मटेरियल है। तो हम मटेरियल का और भी एग्जांपल सोच सकते हैं। तो हमारा लेदर हो गया, क्लोथ्स हो गए, फैब्रिक हो गए, ये सारे हमारे मटेरियल्स हो गए। अभी एक्टिविटी 1 है यहाँ पे, जिसमें आपको क्या करना है कि आपको ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं अपने आसपास के एवरीडे यूजेस वाले, यानी कि आप अपने घर या क्लासरूम से कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं। अभी उस ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या हो सकता है? चॉक हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, नोटबुक हो सकता है, रबर, डस्टर, हैमर, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो आप डेली देखते हो या फिर यूज़ करते हो। अभी क्या करना है कि आपको आप जब ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर रहे हो तो आप ऐसी भी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो जो आपके आसपास हो, क्या ऐसी चीज़ें जो आपके आसपास तो है पर आप उसे अपने पास क्लासरूम में लाके नहीं रख सकते। तो वैसी चीज़ें क्या है? तो हमारे जो बाहर में जो गार्डन ट्री होता है, जो हमारे डोर्स हैं, उन्हें हम उठाकर क्लासरूम में तो नहीं ला सकते। तो हमारा ट्रैक्टर, हमारा रोड, ये सारे भी ऑब्जेक्ट्स हो गए। अभी इन सारी चीज़ों को आपको अलग अलग बांटना है कि कौन से सब ऑब्जेक्ट्स पेपर और वुडन हो और कौन सी चीज़ें पेपर और वुड से नहीं बनी है। यानी कि जो कागज़ की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई चीज़ों को आपको एक ग्रुप में रखना है और जो इन दो चीज़ों से नहीं बनी है उन्हें आपको अलग ग्रुप में रखना है। अभी हम इसी तरह जो अपना भोजन तैयार करते हैं, हम जो खाना तैयार करते हैं, उसके लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको भी हम अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। अभी टेबल पॉइंट 4.1 दिया हुआ है। टेबल 4.1 में क्या है कि ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और वो किस चीज़ के बने हैं वो मटेरियल का नाम लिखना है। जैसे थाली है तो वो स्टील की भी हो सकती है, फाइबर की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है,
और ग्लास की भी हो सकती है। अभी पेन है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। तो इस तरह आपको एक लिस्ट तैयार करना है कि आप ऑब्जेक्ट्स लिखोगे और फिर वो किस मटेरियल का बना है, आपको उस मटेरियल का नाम लिखना है। उसके बाद आप एक और एक्टिविटी है जिसमें टेबल 4.2 में कुछ कॉमन मटेरियल दिए हुए हैं, जैसे कि मटेरियल यहाँ पे लिखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, यानी कि उस मटेरियल से एक से अधिक जो जो चीज़ें तैयार की गई हैं। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि कॉलम वन जो है वो हम जानते हैं। अभी हमको अपने एवरीडे ऑब्जेक्ट्स में जानना है कि हम इनमें से किस चीज़ों से बने ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं और उसे हमें कॉलम 2 में फिल करना है। उसके बाद लिखा है व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल्स, यानी कि हम इस टेबल से क्या प्राप्त करते हैं, क्या हमें मिलता है। हम पहले अरेंज किए, अलग अलग तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को ग्रुप्स में बांटा, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग वेज से। अभी मैंने क्या पाया कि हमने सबसे पहले राउंड ऑब्जेक्ट्स को बांटा, फिर उसके बाद जो लगभग राउंड है उन्हें भी हमने शॉर्टिंग किया, उनका भी। अभी उसके बाद फिर हमने वो खाने की चीज़ें कौन सी एडिबल है, कौन सी किस मटेरियल की बनी है, तो इस बेसिस पे हमने अलग अलग बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को बांटने की कोशिश की, किस चीज़ में, ग्रुप्स में। अभी उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमें एक से अधिक मटेरियल चाहिए, यानी कि हमें अलग अलग मटेरियल चाहिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि एक ही मटेरियल का सारा ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकता है। आप पेपर के बर्तन में खाना नहीं बना सकते हो। आप कहते हैं ना, फैब्रिक के कटोरी नहीं बना सकते हो कि आप उसमें पानी स्टोर करके रखो, क्योंकि उसमें वो प्रॉपर्टीज़ ही नहीं है कि वो वाटर को स्टोर करके रखे। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4.2, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे। अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल क्या होता है? तो प्रॉपर्टीज़ हमारी होती है खासियत की। हम उस मटेरियल को देखते हैं कि उसमें क्या क्या खासियत है, उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसका क्या फीचर्स है। जैसे कि एक फैब्रिक वाटर स्टोर करके नहीं रख सकता है और एक कागज़ के बर्तन में हम खाना नहीं पका सकते हैं। तो ये उनका डिसएडवांटेज है कि तो अब हम उनका प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अभी क्या होता है कि आपने कभी, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि हम फैब्रिक के बर्तन में वाटर स्टोर करके नहीं रख सकते, लिक्विड मटेरियल स्टोर करके नहीं रख सकते, तो उसके लिए हमें कैसे मटेरियल चाहिए? हमें चाहिए वैसा जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी रखता हो या फिर लिक्विड स्टोरेज कैपेसिटी रखता हो। तो वैसे में ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक कंटेनर हो सकता है, वैसी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं लिक्विड स्टोरेज के लिए। अभी प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग सी चीज़ें आती हैं, यानी कि उसकी कुछ खासियत ऐसी हो सकती है कि जैसे पहला तो हमारा हो गया वाटर स्टोरेज का, या फिर उसकी मैलिएबिलिटी होती है, या फिर उसका स्ट्रेंथ होता है। तो ये 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। अभी सबसे पहला है अपीयरेंस। तो मटेरियल जो होते हैं हमारे, जो अलग अलग दिखता है। अपीयरेंस क्या होता है? वो जो आपको दिखता है, वो दिखावा, यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट मटेरियल को देखते हैं तो वो आपको कैसा दिखता है। तो मटेरियल्स हमारे जितने भी होते हैं वो लगभग आपस में मिलते जुलते नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ हो सकता है कि एक हो, पर उनका अपीयरेंस लगभग अलग होता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लेंगे कि हमारा जो लकड़ी होता है, वुड है, वो आयरन से टोटली डिफरेंट दिखता है, बिल्कुल भी डिफरेंट दिखता है। लेकिन वहीं पे जब आयरन को कॉपर और एल्युमिनियम के साथ देखा जाए तो उनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ मैच करती हैं, भले ही उनका अपीयरेंस थोड़ा अलग होता है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि उनकी जो खासियत है, वो आपस में लगभग मिलती जुलती है। अभी एक्टिविटी 3 है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको डिफरेंट मटेरियल के कुछ पीसेस कलेक्ट करने हैं, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट्स, चॉक, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी उनमें से आपको क्या करना है? आपको सेपरेट करना है वैसी चीज़ों को जो काफ़ी शाइनी हो, जिनमें लश्यर दिख रहा हो। अभी लश्यर जिसमें हो, जो शाइनी हो, उन चीज़ों को हम अलग करेंगे। अगर हमें समझ नहीं आता है तो हम अपनी टीचर के हेल्प ले सकते हैं, या फिर
फ्रेंड्स के साथ हम ये चीज़ कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, उन मटेरियल्स को हम 2 पीस में कट करेंगे। तो जो फ्रेशली कट सरफेस होगा, यानी कि अगर हम एक रॉड को कट करते हैं या फिर एक अल्मुनियम फॉयल, क्योंकि रॉड काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, वो हम हर्ट भी हो सकते हैं उसको कट करते वक्त, इसीलिए हम एक अल्मुनियम फॉयल लेते हैं और जब हम उसको कट करते हैं तो जो उसका फ्रेशली कट सरफेस होता है वो काफ़ी शाइनी नज़र आता है, वो काफ़ी चमकीला दिखता है, एक अलग सी चमक उसमें नज़र आती है। तो वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो मटेरियल है वो मेटल है। क्योंकि अगर हम एक लकड़ी को काटते हैं तो नॉर्मली वो उतना शाइनी नहीं होता है, वो इतना लश्चर नहीं दिखाता है जितना आप किसी मेटल को कट करते हो तो आपको दिखता है। अभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने कहा कि रॉड को हम काट नहीं सकते ईज़िली, तो आप क्या करोगे कि आप सैंड पेपर लेके कई सारी चीज़ों को आप रब करके देखोगे, उसको घिस कर देखोगे कि आप क्या देखते हो, शाइनी पार्ट आपको नज़र आता है या नहीं। अगर आपको शाइनी पार्ट नज़र आता है तो इसका मतलब कि उस मटेरियल में लश्चर है, और अगर शाइनी नज़र नहीं आता है तो वो लश्चर नहीं है। अभी 4.3 फिगर में दिया हुआ है कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल टू सी इफ़ दे हैव लश्चर, यानी कि यहाँ मटेरियल को काट कर दिखाया जा रहा है कि उसमें लश्चर है या नहीं। अभी एग्ज़ाम्पल्स में दे रही थी आपको कि मटेरियल्स जो होते हैं जिनमें लश्चर होता है वो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और गोल्ड ये सारे मेटल्स के एग्ज़ाम्पल हैं जिसमें हम शाइन देखते हैं, हम लश्चर देखते हैं, और ये डल पड़ जाते हैं। डल पड़ जाते हैं, वो क्यों पड़ते हैं डल? क्योंकि जो मॉइस्चर उन पर अटैक करता है, जो एक्शन ऑफ एयर होता है, ये सारी चीज़ें, एक्शन ऑफ एयर क्या होता है, मॉइस्चर क्या होता है, रस्ट क्या होता है, जो लोहे पे जंग लग जाती है वो रस्ट, ये सारी चीज़ें आप हायर क्लास में और अच्छे से पढ़ोगे। अभी यहाँ पे हम सिर्फ फीचर्स को पढ़ने के लिए, प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए इन सारे वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो आप बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में समझोगे और अच्छे से समझोगे कि जब एयर का एक्शन होता है तो नमी के कारण मेटल पे डलनेस आ जाती है। वो डलनेस जब हम उसको सैंड पेपर से रब करते हैं, घिसते हैं, या फिर हम उसे कट कर देते हैं, तो जो फ्रेशली कट एरिया होता है वहाँ हमें वो लश्चर, वो शाइन नज़र आता है। अभी दूसरा प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? तो हार्डनेस को टफनेस भी कहते हैं, यानी कि जो टफ़ हो, हार्ड हो, ईज़िली कंप्रेसिबल नहीं हो, उसे हार्डनेस कहते हैं। अभी कुछ चीज़ें आप लोगे और उसको अलग अलग तरह से कंप्रेस करके देखोगे। अभी कंप्रेस करने पे क्या होता है कि आप कई बार कुछ चीज़ों को कंप्रेस ईज़िली कर पा रहे हो और कुछ चीज़ें आपसे कंप्रेस हो ही नहीं रही हैं। फिर उसके साथ साथ आप एक और तरीका अपनाओगे, आप किसी मेटल की चाबी को लोगे और आप अलग अलग चीज़ों को स्क्रैच करके देखोगे, जैसे कि लकड़ी पे स्क्रैच करोगे, एल्युमिनियम पे, या फिर किसी पत्थर पे। तो ऐसे ऐसे जब आप स्क्रैच करते हो तो कोई ऑब्जेक्ट्स जो है वो बहुत ही ईज़िली स्क्रैचेबल होता है, यानी कि आप बहुत आसानी से उस पर स्क्रैच कर पा रहे हो। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो ईज़िली स्क्रैचेबल नहीं है, उन पर स्क्रैच करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो जो चीज़ें ईज़िली कंप्रेस की जा रही हैं, आप उसे कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, स्क्रैच कर सकते हो, वो सॉफ्ट चीज़ें हैं। और जो चीज़ें आप इज़िली कंप्रेस नहीं कर पा रहे हो और काफ़ी टफ़ है उसको स्क्रैच करना, तो वो सारी चीज़ें टफ़, हार्ड, या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को हार्डनेस कहेंगे। अभी एग्जांपल हम स्पॉन्ज का लेंगे, वो भी सॉफ्ट होता है, जबकि हमारा जो आयरन होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। अभी जो हमारे मटेरियल्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, जैसे हार्डनेस हो गया, रफ़ सरफेस हो गया, स्मूथ हो गया, लश्चर हो गया, ये सारे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़े। अभी और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी, यानी कि घुलने की क्षमता या फिर ना घुलने की क्षमता। तो हम एक एक्टिविटी लेंगे, उसमें हम कुछ कंटेनर्स लेंगे और अलग अलग जो जैसे शुगर, साल्ट, चॉक पाउडर, सैंड पाउडर और साडस्ट। साडस्ट होता है लकड़ी का बुरादा। तो हम उसको 5 अलग अलग कंटेनर में, फिगर 4.3 में दिया हुआ है, इस तरह हम कंटेनर्स या फिर बिकर्स ले लेंगे और फिर उसे 2/3 वाटर फिल करके और हम उन चीज़ों को अलग अलग कंटेनर में डालेंगे। कुछ देर उसे घुलने के बाद, यानी कि उसे चम्मच से मिक्स करने के बाद, जब हम थोड़ी देर उसको ठहरने देंगे और फिर जब हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें कि कुछ चीज़ें जो बहुत ही आसानी से वाटर में घुल गई, लेकिन कुछ चीज़ें
रह गई। अभी कुछ चीज़ें रह तो गई, लेकिन किस तरह से रही, तो कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती है कि वाटर के जो लोअर सरफेस है, निचली सतह है, उस पे जाकर इकट्ठी होकर के बैठ जाती है। अभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो वाटर के अपर सरफेस पे यानी कि वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहती है। तो यहाँ टेबल 4.3 दिया हुआ है जिसमें मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड्स मटेरियल इन वाटर, यानी कि आप अलग अलग इन चीज़ों को अलग अलग बीकर्स में लेके पानी के साथ आप घोल करके देखोगे। अभी यहाँ पे जो पूरी तरह से घुल गई, यानी कि वाटर में जो सॉलिड पूरी तरह डिसअपियर हो गई, घुल गई, मिक्स हो गई, उसे सॉल्यूबल इन वाटर कहेंगे, यानी कि वो सॉल्यूबल सब्सटेंस है। और जो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं घुली, या तो वो सतह ऊपरी सतह पे रह गई या निचली सतह पे वो इकट्ठी हो गई, उन्हें हम इनसॉल्यूबल सब्सटेंस कहेंगे, क्योंकि वो वाटर में इनसॉल्यूबल है, अघुलनशील है। अभी आगे क्या पढ़ना है कि हम जब जानते हैं कि वाटर हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, हमारे शरीर के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, तो हम आगे चेक करेंगे कि कुछ ऐसे लिक्विड्स भी हैं क्या जो वाटर में डिसॉल्व हो सके, यानी कि लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करना। अभी पहले हमने पढ़ा सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करना। तो हम कुछ लिक्विड मटेरियल ले लेंगे, जैसे विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया और कोकोनट ऑयल हो गया। ऐसी चीज़ों को हम ले करके हम वैसे ही फिर से अलग अलग बीकर्स ले लेंगे, कंटेनर ले लेंगे, उसमें पानी भरेंगे, पूरी तरह नहीं, 2/3 हम उसका फिल करेंगे वाटर से, और फिर हम उसमें ये सारे लिक्विड्स अलग अलग बीकर्स में मिला करके देखेंगे। तो फिर वही प्रोसेस होगा, कुछ चीज़ें आसानी से घुल जाएंगी और कुछ चीज़ें ठहर जाएंगी, या तो अपर सरफेस पे या फिर लोअर सरफेस पे, या फिर वाटर पे वो सिंक हो जाएंगी, या फिर वो फ्लोट करने लगेंगी वाटर पे। तो हम इस तरह से चेक करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें। तो यहाँ पे लिक्विड और लिक्विड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी, यानी कि वाटर में लिक्विड्स का सॉल्युबिलिटी का एक टेबल दिया हुआ है 4.4। यहाँ पे लिक्विड्स दिए हुए हैं और आपको ये मिक्स करके और यहाँ पे लिखना है कि कौन सा मिक्स हो गया, कौन सा मिक्स नहीं हुआ। तो 1 बाय 1 आप ये सारी चीज़ें करोगे। और यहाँ पे भी हम कुछ लिक्विड्स को देखेंगे जो इनसॉल्यूबल इन वाटर होगा और कुछ सॉल्यूबल इन वाटर हो गया। अभी हमारा आ गया बूझो बता रहा है कि कुछ ऐसे लिक्विड्स भी है एक्टिविटी 5 में जिनको हम करेंगे जो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं वाटर के अलावा किसी और चीज़ों में भी। तो फिर पहेली हमारी पूछती है, पहेली क्योंकि पहेली बहुत ही अच्छी है, वो जानने को हर चीज़ इच्छुक रहती है, क्यूरियस रहती है। मैंने सबसे पहले बताया था बायोलॉजी पढ़ना आपको मज़ा तभी आएगा जब आप क्यूरोसिटी है आपके अंदर उस चीज़ को जानने की जिज्ञासा है। तो पहेली कह रही है कि कुछ गैसेस हैं क्या, ऐसे कुछ गैसेस हैं जो वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सॉलिड का लिक्विड में डिज़ोल्व होना है, यानी कि वाटर में डिज़ोल्व होना है। फिर हमने पढ़ा लिक्विड का लिक्विड में डिज़ोल्व होना है, यानी कि लिक्विड का वाटर में डिज़ोल्व होना। अभी हम पढ़ेंगे गैस का वाटर में डिज़ोल्व होना है, यानी कि गैस का लिक्विड में डिज़ोल्व होना है। हम इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसे गैसेस हैं जो वाटर में ऑलरेडी डिज़ोल्व्ड होते हैं, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन। तो जो हमारे वाटर प्लांट्स होते हैं या फिर जो हमारे वाटर एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा वाटर है उसमें कुछ क्वांटिटीज़ में ऑक्सीजन होता है ताकि वो हेल्पफुल हो वैसे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। अभी ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अभी क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो पानी पे फ्लोट कर सकते हैं या फिर सिंक हो सकते हैं, यानी कि निचली सतह पे जाके बैठना या फिर ऊपर तैरते रहना। अभी जब हम एक्टिविटी 4 देख रहे होंगे तो हम इनसॉल्यूबल और सॉल्यूबल देखें कि वाटर में कौन सा चीज़ इनसॉल्यूबल है और कौन सा सॉल्यूबल है। अभी एक्टिविटी 5 में जब हमने देखा कि जो चीज़ें मिक्स नहीं हुई वो जाकर ठहर गई, पानी के ऊपर फ्लोट करने लगी या फिर पानी के अंदर सिंक हो गई। अभी हम फिगर 4.6 में देखेंगे कि कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर बिल्कुल ठहर जाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेंगे, जो हमारा पॉन्ड है उसमें जो सूखे पत्ते गिरते हैं वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जबकि हम कुछ पत्थर अगर उस तालाब में फेंकेंगे तो वो पानी के अंदर जा कर के ठहर जाते हैं।
दोनों ही केसेस में वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ना ही सूखा पत्ता हमारा डिज़ोल्व होता है और ना ही हमारा पत्थर पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है। बस वो अलग अलग सतह पर जाकर ठहर जाता है, कोई फ्लोट करता है और कोई सिंक आउट हो जाता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि जब हम हनी के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं पानी के अंदर तो वो नीचे जाकर के ठहर जाते हैं। बूझो हमारा कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा है यहाँ पे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी के ऊपर ठहरती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डूब जाती हैं। तो जैसे ऑयल है, वो ऑयल हम कितना भी उसे मिक्स कर ले, जब वो पानी ठहरता है तो वो अपने ऊपर एक ऑयल का लेयर बना लेता है, क्योंकि जो ऑयल है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है। उसके बाद हम एक और फीचर्स पढ़ेंगे, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। अभी आपने हाइड एंड सीक गेम खेला होगा, तो उसमें जब आप छिपते हो तो आप किसी ऐसी जगह पे छिपते हो जहाँ से आपको देखा ना जा सके। कभी भी आप ग्लास विंडो के पीछे नहीं छुपोगे, आप कभी भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के पीछे नहीं छुपोगे। क्यों? क्योंकि आपका फ्रेंड आपको ईजिली देख सकता है, तो आप वैसी चीज़ें चुनते हो जिनके पीछे आप ईजिली ना देख सको। तो हमारा ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? जिस चीज़ से, ये एक फीचर्स है, इसका मूल वर्ड है ट्रांसपेरेंट, यानी कि वैसी चीज़ें जिनसे आर पार एकदम ईजिली देखा जा सके उसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। और उसकी इस फीचर्स को, उसकी इस प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, पारदर्शिता बोलते हैं। अभी क्या होता है कि हम किसी भी शॉप पे जाते हैं तो वो हमें प्लास्टिक का कंटेनर देता है। जब कंटेनर लेने जाते हैं तो क्योंकि हम ईज़िली हर कंटेनर्स के आर पार देख सकें कि हमने उसमें क्या रखा है, ताकि हम ऑब्जेक्ट्स का ग्रुपिंग आसानी से कर सकें। अभी हम कुछ मटेरियल्स लेंगे, जैसे वुडन बॉक्स हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, मेटल कंटेनर हो गया। अभी इसमें से हमें देखना है कि कौन सी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है और कौन सी चीज़ें ओपेक है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे तो हम दीवार के पीछे क्यों छुपते हैं या फिर किसी अलमारी के पीछे? क्योंकि वो फुल्ली ओपेक होती है, यानी कि अपारदर्शित होती हैं। उनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, और जिन चीज़ों के आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते उन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जिन चीज़ों के आर पार हम आसानी से देख सकते हैं उन्हें हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अभी फिगर पॉइंट 4 में हमें दिया हुआ है लुकिंग थ्रू ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल, यानी कि जब एक नॉर्मल कागज़ के आर पार आप देखते हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन जब आप उस पर 2-4 छींटे ऑयल के डालते हो तो आपको हल्का हल्का उसमें से बल्ब के पास देखने पे रोशनी पार होता नज़र आएगा। आपको वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा, लेकिन जब आप कुछ देर के लिए किसी पेपर को पूरी तरह ऑयल में डुबोकर छोड़ देते हो, बाद में तो वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, आप उसके आर पार देख पाते हो। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी में वही करना है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद क्या होता है कि जो आप ऑयल ड्रॉप डालने के बाद जब हम बल्ब की ओर देखते हैं तो फिर वो हल्की हल्की रोशनी जो पास आउट होती है हमें क्लियरली विजिबल भी नहीं होती है, और विजिबल होती भी है तो वो मिडिल जो टर्म आता है कि हमें क्लियर नहीं दिख रहा है, ना कि वो ओपेक है ना ही वो ट्रांसपेरेंट है। तो वैसी चीज़ों के लिए हम ट्रांसलूसेंट वर्ड यूज़ करते हैं। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कि आप को लगभग आर पार दिखता हो, यानी कि पूरी तरह क्लियर ना हो और पूरी तरह ओपेक भी ना हो। अभी उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेंगे कि हम अपने हथेली को टॉर्च पे रखेंगे। किसी अंधेरे वाले रूम में जाकर हम अपने हथेली को टॉर्च पे रखेंगे और फिर टॉर्च जलाएंगे, तो हमें इस तरह फिगर पॉइंट 4.9 में जो इमेज दिए हुए कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। अभी ये हमारा क्या कहलाया? ये हमारा ट्रांसलूसेंट हो गया। ये ट्रांसलूसेंट का एक एग्जाम्पल हो गया। अभी हमने पढ़ा अलग अलग मटेरियल्स के बारे में, उनके अपीयरेंस के बारे में, उनकी सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबिलिटी के बारे में, उनका हार्डनेस, उनका टफनेस, उनका ट्रांसपेरेंट होना या फिर ट्रांसलूसेंट होना या फुली ओपेक होना। ये सारे वर्ड्स, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़े। अभी सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर होने के बाद भी एक सवाल रह जाता है कि हमें क्यों ज़रूरत है, आखिर क्या ज़रूरत है? जब हम हर चीज़ों को अच्छे से जानते हैं, हम जानते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट क्या है, तो आखिर क्या ज़रूरत है मटेरियल्स को ग्रुप करने का?
तो हमें ग्रुपिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा ये खुद का कन्वीनियंट हो कि हम ये समझ सके कि हमारी चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, उनके अरेंजमेंट में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें लोकेट करना हमारे लिए आसान हो। अब किसी भी हम ग्रोसर्स के शॉप पे जाते हैं तो हम बहुत सारी वैरायटीज़ देखते हैं बिस्किट्स की। अभी क्या होता है कि जब वो ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखे होते हैं तो एक साइड रखे होते हैं, तो जब हम शॉपकीपर से बिस्किट की डिमांड करते हैं तो उसके लिए आसानी होता है कि उन अरेंजमेंट में से वो उस बिस्किट को लोकेट करके हमें दे सके जो हमें चाहिए। तो अपनी कन्वीनियंट के लिए मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट्स को शॉर्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है और इससे हमारा लाइफस्टाइल इजी हो जाता है। तो ये सारे रीज़न्स हैं, बहुत ही यूज़फुल रीज़न हैं कि जिसके लिए हम मटेरियल्स का ग्रुपिंग करते हैं, ऑब्जेक्ट्स का ग्रुपिंग करते हैं। हम उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़े, यहाँ पे हमने उनका सारा पैटर्न देखा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ किस मटेरियल के अंदर है और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने उनका इस्तेमाल करना सीखा। अभी और भी इनके कई सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कई सारे इनके यूजेस होते हैं जो कि हम अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें इतना ही बताया गया है। फिर हमारे यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमने अभी जस्ट इस चैप्टर में एक्सप्लेन करा है, जैसे हार्ड हो गया, इनसॉल्युबल हो गया, लेक्चर, मटेरियल, मेटल, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करी है। अभी ओपेक क्या होता है? फुल्ली जो क्लियर ना हो, जो बिल्कुल भी आर पार ना देखा जा सके। अपारदर्शित जिसे बोलते हैं वो फुल्ली ओपेक हो गया। रफ सरफेस क्या होता है? सॉल्युबिलिटी क्या है? ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ये सारे वर्ड्स हमारे हैं जिनको हमने यहाँ पे पढ़ा। अभी कुछ समरी दी हुई है, ये समरी वही समरी है जो हम बुक के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे समझेंगे। पहला दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ लार्ज वैराइटीज़ ऑफ मटेरियल। ऑफ कोर्स हमने ये चीज़ पढ़ा कि अलग अलग मटेरियल जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, वुड, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ों से अलग अलग चीज़ें बनी हैं। अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सही बात है, हम एक ग्लास से या फिर हम एक आयरन की चीज़ से कई सारे ऑब्जेक्ट्स तैयार करते हैं। दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल और ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। अभी जब हम अपना कोई शेल्फ देखते हैं या फिर हम किचन में जाते हैं, जो रैक्स बने होते हैं, तो उसमें प्लास्टिक भी यूज़ होता है और आयरन नेल्स वगैरह, नट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एक से अधिक मटेरियल्स से तैयार हुए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, उसका टफनेस, सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, लस्टर, साइन। सम मटेरियल्स आर शाइनी अपीयरेंस वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ अपीयरेंस में लस्टर दिखाते हैं, कुछ में लस्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती। कुछ रफ़ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं तो कुछ सॉफ्ट होते हैं। कुछ मटेरियल्स जो है सॉल्यूबल है और कुछ इनसॉल्यूबल हैं, ये भी हमने पढ़ा। अभी आगे हमने ये भी पढ़ा कि कुछ मटेरियल जैसे कि ग्लास होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। लकड़ी और मेटल जो हो गया, वुड और मेटल, वो ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। और कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जो ट्रांसलूसेंट होते हैं। अभी आगे एक और टॉपिक इसमें दिया हुआ है कि मटेरियल आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज़। अभी मटेरियल्स का शॉर्टिंग, अभी हमने किया ऑब्जेक्ट्स का शॉर्टिंग, तो मटेरियल्स का भी जो है उनका शॉर्टिंग, उनका ग्रुपिंग कैसे किया जाता है? तो उनके सिमिलैरिटीज़ को देख के और उनकी प्रॉपर्टीज़ में आपस में जो डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उस बेसिस पे हम मटेरियल्स का ग्रुपिंग करते हैं। अभी थिंग्स सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमने ये चैप्टर क्यों पढ़ा, ये समरी का एक छोटा सा लास्ट लाइन हमें बता रहा है। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं, हम शॉर्टिंग क्यों करते हैं मटेरियल्स का, ऑब्जेक्ट का? तो हमारे खुद के कन्वीनियंस के लिए, खुद के आराम के लिए, साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए। क्योंकि जब तक हम प्रॉपर्टीज़ नहीं जानेंगे हमें मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना नहीं आएगा। तो ये हमारा टोटल चैप्टर हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊंगी।